नमस्कार। नमस्कार। शंखनाद इंडिया में आपका स्वागत है। 1 करोड़ कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर देश में 1 अप्रैल से ब्लैक डे मनाने की तैयारी में है। हमारे साथ आज इसी क्रम में बात करने के लिए सीताराम पोखरियाल हैं, रविशंकर गुसाई हैं, मुकेश पतौड़ी जी हैं। अभी अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज जो ये यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस की लेके जो हड़ताल पर जाने की तैयारी है, इसी को लेके बात करेंगे। सीताराम पोखरियाल जी, आपसे शुरू करता हूं, ब्लैक डे मनाने की तैयारी। जी सर, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज इस शंखनाद इंडिया के जो हमारे लाइव पे मौका दिया है, सबसे आपका धन्यवाद करेंगे। और निश्चित रूप से सर, जो 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार और 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जो एनपीएस जैसा काला कानून हम पे थोपा गया था, और अब जब लंबे संघर्ष के बाद आज फिर जब हम ओपीएस की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस जैसा एक काला कानून कर्मचारियों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, तो इसके विरोध में पूरा उत्तराखंड नहीं, पूरा देश में ये यूपीएस के विरोध में काला दिवस रहेगा। और उस दिन सुबह प्रातः काल से रात तक का ब्लैक डे मनाने का पूरे देश के कर्मचारी साथियों ने निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम पूरे देश के कार्मिकों से अनुरोध करेंगे कि ये यूपीएस जो काला कानून, जो एक बहुत बड़ा एक छलावा हम पे थोपा जा रहा है, इसका बहिष्कार करने हेतु सारे कर्मचारी एकजुट होकर इस पुरानी पेंशन बहाली की आवाज को बुलंद करने में, संघर्ष में एकजुट होने का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। रविशंकर गुसाई, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? क्या दिक्कत है आप लोगों को? सती जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। जो विरोध कर रहे हैं सर, ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि एक कर्मचारी की, जिसकी देश को बनाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, इस राष्ट्र को खड़ा करने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके जीवन भर के जवानी को लगा देने के बाद जब बुढ़ापे में वो अपने लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय मांगता है, तो आप उसके साथ सौदेबाजी करते हैं। कभी यूपीएस के नाम पे सौदेबाजी कर रहे हैं, कभी एनपीएस के नाम पे सौदेबाजी कर रहे हैं। राष्ट्र को बनाने वाला अगर इस राष्ट्र में अगर कोई है, वो नेता नहीं है। अगर कोई है तो वो कर्मचारी है, और उस कर्मचारी के साथ सौदेबाजी हो रही है। इसलिए 1 तारीख ही नहीं, हमारा तो हर दिन काला दिवस है। और हम निश्चित रूप से इस आपके मंच के माध्यम से सरकार को, शासन में बैठे हुए लोगों को बता देना चाहते हैं कि जब तक कर्मचारियों की, इस देश के निर्माताओं की जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। इस तरह की सौदेबाजी नहीं चलेगी हमारे साथ। आप अपने कर्मचारियों को, इस देश के निर्माण करने वाले लोगों को, जिनके खून पसीने से, जिनकी जवानी से पूरा देश खड़ा होता है, लगातार पिछले 70 सालों से जो कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से, अपने खून से इस देश को खड़ा किया है, आज आप उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा छीन दे रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद 1200 रुपए उनको तनख्वाह मिल रही है, जो उनका दूध का खर्चा के लिए भी पूरी नहीं है। जिसने सम्मानजनक जीवन अपने 60 साल तक जिया है, अगर बुढ़ापे में आप उसको चौराहे पर खड़ा कर देंगे, तो निश्चित रूप से हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और सिर्फ 1 तारीख ही नहीं है, हम पूरे साल भर हमारे लिए काला दिवस है। और हम इस लड़ाई को, जब तक सरकार इसको रोल बैक नहीं करती, तब तक लगातार हम इसको लड़ते रहेंगे। सतीश, चलिए, बिल्कुल लड़ाई आप लोग लड़ते रहेंगे। विक्रम सिंह रावत जी, क्यों विरोध करना चाह रहे हैं आप लोगों को? क्या दिक्कत है? अरे आपका माइक बंद है, आपका माइक ऑन कीजिए। धन्यवाद सर जी। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने कर्मचारियों की पीड़ा को समझा और सरकार तक अपने चैनल के माध्यम से ये पीड़ा सरकार तक पहुंचाने का काम किया। या इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सती साहब, मेरा सबसे पहले एक यही कहना है कि सरकार ने जो कर्मचारियों के साथ जो इस प्रकार का छलवा किया है, हमारा कहना है कि जब देश में बिल्कुल देश भुखमरी के कगार पे खड़ा था, अंग्रेजों के शासन काल में कर्मचारियों की पेंशन बंद नहीं हुई, तभी कर्मचारियों को तब भी पेंशन मिलती थी। और आज हमारा देश बहुत मजबूत स्थिति में आ गया है, और उसके बाद सरकार कर्मचारियों का पेंशन बंद करती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इसलिए काला दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार के लिए हमारा स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से है
कि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कर्मचारी भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है सरकार का देखो दोगलापन क्या है कि अंधा बांटे अपने अपने को दे। या अभी आप देख लो सदों माननीय जो लोग हैं उनके लिए कितना परसेंटेज इन्होंने सैलरी बढ़ा दी है, और कर्मचारी का भी इन्होंने बोला भी है तो 2% दिए। यही एनपीएस का मैटर है। एनपीएस के मामले देख लो, कर्मचारी पे सबसे पहले जो चीज लागू हो रही है कर्मचारियों के लिए कहा जा रहा है, ये देश की जनता और कर्मचारी पे लागू हो रहा है। जो सुविधा जो अच्छी चीज है वो सरकार अपने से लागू क्यों नहीं करती है, माननीयों से लागू। जब माननीयों से लागू होगा तब आम जनता पे लागू करना चाहिए। कोई भी चीज हो, कोई दवाई हो, जब हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, कोई हो, किसी चीज का सैंपल आता है तो डॉक्टर पहले उस सैंपल को किसी ऐसी चीज पे यूज करते हैं कि ये कहीं रिएक्शन न कर जाए, और तब आम जनता मरीजों पे उस दवाई का इस्तेमाल करती है। और सरकार जो ऐसी दवा है जो इस प्रकार की नीति है उसको पहले जनता पे लागू कर रही है कि जनता मर जाए और माननीय सुरक्षित रहे। हम कह रहे हैं एनपीएस और यूपीएस अगर सुरक्षित है तो माननीयों पे लागू करे, और माननीयों पे लागू करने से पूरी जनता और पूरे कर्मचारी को मैसेज दे कि हमने अपने पे लागू करा है, तब जाके हम दूसरों पे लागू कर रहे हैं। ये चीज हमारा कहना है। काला दिवस का जहां तक सवाल है, गांधी जी की दांडी यात्रा जब गुजरात से निकली थी काले नमक के विरोध में, हमने काला कानून, काले एनपीएस के विरोध में भी हमने दांडी यात्रा हमारे नोपुर ने गुजरात में अहमदाबाद से शुरू करी थी। और ये हम आंदोलन करते रहेंगे और सरकार को यूपी अब लागू करने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ है। मैं तो कर्मचारियों से भी अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो सरकार ने ये यूपीएस और एनपीएस का जो फार्मूला रखा है कि भरे, इसका कोई विकल्प ना भरे कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी इसका विरोध करता है। और ओपीएस के लिए जब तक ओपीएस लागू नहीं होगा कर्मचारी इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हो रखे हैं। तो संसद में उन लोगों ने बढ़ा दी अपनी तनख्वाहें, आपको क्या जरूरत है? जब माननीय अपनी संसद में तनख्वाहें बढ़ा रही है तो आपको क्या जरूरत है? मान्यवर, मैं आपसे यही बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही सवाल है, और मैं आपके सवाल के बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप माननीय क्या ये सेवक हैं या सरकारी कर्मचारी है? ये कर्मचारी है, ये सेवक हैं। नेता माननीय सेवक होता है जो वो पब्लिक के बीच में जाकर कहता है मैं आपका सेवक हूं, और कर्मचारी एक सेवक नहीं है, एक सरकारी सेवक जो कर्मचारी की भूमिका में इस तरीके से इंटरव्यू देता है, वो पहले परीक्षा देता है, तब जाके वो परीक्षा पास और अपना रिजल्ट के आधार पे जो है सेवा में आता है। और नेता सेवा में कोई रिजल्ट दे के नहीं आता है, कोई उस तरह नहीं, वो सेवा करता है, कहता मैं जनता की सेवा करूंगा। कहां सेवा कर रहे हैं? हम तो नौकरी कर रहे हैं, इसलिए सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब, हम नौकर हैं, वो सेवक हैं। वो सेवक है, ये तो पूछना चाह रहे, बिल्कुल सही करे। सेवक जो अपने को सेवक बन रहे हैं, पैरादार जो बन रहे हैं, चौकीदार जो बन रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चौकीदार और चोर सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं। और जो नौकर है उनको कह रहे तू दरवाजे पे खड़ा रहे। ये उल्टा सिस्टम कर दिया। अरे रावत जी वो कह रहे हैं कि आप सेवा करो, मेवा हम लोग खाएंगे, आप तो सेवा करते रहिए ना। जी, तो यही तो सर हम कह रहे हैं। कहते हैं ना कोयले की दलाली में हाथ काले। अभी आज इससे आगे हो सकता हूं, एक सरकारी कर्मचारी हूं, किसी पार्टी का नेता नहीं हूं, जिसकी सरकार होती है उसका हम सेवक होते हैं, लेकिन हमारे अपनी सरकार से विरोध करने का भी हमारा हक है। और अपनी मांगों को हम मांग कोई नई चीज नहीं मांग रहे, इनसे कोई मांग थोड़ी मांग रहे, हम कह रहे जो हमारी पुरानी उसको लागू कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, पुरानी पेंशन जो है बहाल होनी चाहिए। जो कर्मचारियों की मांग है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी भर नौकरी करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उनको अपने दूध की थैली का खर्चा चाहिए, उनकी दवाइयों का खर्चा चाहिए, और वो अपना हक मांग रहे हैं। चलिए मैं आता हूं। रतुड़ी जी, क्या दिक्कत है? रतुड़ी जी, आपको क्यों परेशान है? आप क्यों विरोध कर रहे हैं? जी सतीश जी नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। सर पहले ये डिबेट में सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस क्या है। ओपीएस में कर्मचारी को गारंटेड पेंशन मिलती थी, साथ में वो जीपीएफ में जो उसका पैसा कटा होता था वो उसको प्राप्त होता था, और सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन रहता था। लेकिन एनपीएस और यूपीएस बिल्कुल पूर्णतः बाजार आधारित है। एनपीएस में हमारी पेंशन को खत्म कर दिया गया था, और ओपीएस में जो जीपीएफ हमको मिलता था वो पूरा समाप्त कर दिया गया है।
और उसके बाद में जो शेष पैसा है उसमें भी गारंटेड हमारा जो है वो कोई भी मतलब संभावनाएं दूर दूर तक कर्मचारी को नजर नहीं आ रही है। तो हमें समझना पड़ेगा सर सबसे पहले कि एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है और ओपीएस क्या है। तो हम इसको डिटेल में समझ जाएंगे तो हमें जो कि हम जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को लगभग 20 वर्ष की सेवाएं हमारी, चाहे हम केंद्र सरकार में रहे हो 2004 के बाद, चाहे हम राज्य सरकार में रहे हो 2005 अक्टूबर के बाद, 20 वर्ष की सेवा के पश्चात यूपीएस लाई जा रही है। और यूपीएस में ये प्राविधान किया जा रहा है कि आपको जैसा ओपीएस में कर्मचारियों को जो उनका 10% या अधिक वो कटवा देते हैं उसको जीपीएफ के रूप में प्राप्त होता था, लेकिन आज जब कर्मचारी अपनी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है उसके पश्चात उसको बताया जा रहा है कि यूपीएस में आपको कुछ भी नगद नहीं मिलेगा और आपका सारा का सारा पैसा जो वो पेंशन फंड में लगा दिया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले कर्मचारी अपनी पेंशन को लेकर चिंतित था और आज कर्मचारी जो रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा मिलता है उसको भी लेकर चिंतित है और साथ ही जो है अपनी पुरानी पेंशन के लिए भी चिंतित है। चलिए, पुरानी पेंशन की जो आप लोगों की बहाली की मांग है, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन है इसको बहाल किया जाए और इसी को लेके जो है ब्लैक डे मनाने की तैयारी है। सीताराम पोखरियाल जी, ये बताएं कि 1 अप्रैल को क्या किस तरह आप लोगों ने तैयारी की है देश भर में? बिल्कुल सर, सभी हमारे साथी बहुत अच्छी तरह से बात रख रहे हैं। हमारा प्रथम कहना यह है कि छोटी सी बात है सर कि जब कोई भी अच्छी चीज होती है पहले सर्वप्रथम कोई भी अब अपने पे ग्रहण करता है। इसी को देख लीजिए कि एक दिन का विधायक, एक दिन का सांसद पुरानी पेंशन ले रहा है और हम 30-40 साल सेवा करने के बाद हमें इस पुरानी पेंशन से वंचित कर हम पर एनपीएस थोपा और उसके बाद यूपीएस थोपा। हम लड़ाई करें उत्तराखंड में पुरानी पेंशन की तो इन्होंने विधायकों की पेंशन बढ़ाई। हम जंतर मंतर में धरना दे, इन्होंने सांसदों की बढ़ाई। हमने कहा गैस से, इन्होंने सुना देहरादून। तो इस तरह से जब तक ये एकदम हिटलरशाही की जो रवैया है ये कहीं ना कहीं गलत है और इसका विरोध पूरे उत्तराखंड पूरे देश में चल रहा है। निश्चित रूप से हमारे सभी साथी इसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं और मैं अवगत कराना चाहूंगा 1 तारीख को सुबह प्रातः काल से हमारे सारे सोशल मीडिया काले रहेंगे, डीपीआं सोशल मीडिया की काली रहेंगी। उसके बाद हम दिन भर हम कार्यालयों में, संस्थानों में, विद्यालयों में काली फीती लगाकर अपना कार्य करेंगे। जो जिस विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जिस विभाग में जो संस्था में हो अपने हिसाब से काली पट्टी लगाएगा। दिन में 12 से 2 बजे के टाइम पे हमारा यूपीएस की पर्चियां जलाने का, यूपीएस के पुतले जलाने का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद 3 बजे के बाद हमारा जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही हमारा रात को 8 से 9 बजे 1 घंटे हम लाइट बंद कर, घरों में लाइट बंद करके ब्लैक डे मनाएंगे। तो हमारा केवल और केवल नेताओं को, हमारे जो सांसद है, चाहे माननीय विधायक गण है, इनको और चाहे हमारे मुख्यमंत्री है, चाहे केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री है, इनको दिखाना चाहते हैं हम कि कर्मचारी नाराज है और कहीं ना कहीं जो 2024 में जो 400 पार का जो नारा था वो कम हुआ और कहीं ना कहीं विधानसभा का जो चुनाव है 2027 का, यदि अप्रैल तक का हमारा एक समय है कि किस तरह से ये अपनी बात हम इनके पास अनुनय विनय अपीलें करेंगे, ज्ञापन देंगे, परंतु उसके बाद कहीं ना कहीं हमें विपक्ष के रूप में खड़ा होकर काम करना पड़ा क्योंकि हमारा बुढ़ापे से जुड़ा विषय है और अपने बुढ़ापे के साथ कहीं हम अपने बुढ़ापे के साथ समझौता नहीं करेंगे और हमारा दिन भर परसों 1 तारीख को काला दिवस हमारे उत्तराखंड और पूरे देश में मनाया जाएगा। जी सर। चलिए, आप लोग जो है काला दिवस मनाएंगे, हाथ पे फीतियां बांधेंगे, अपने जो है आप फेसबुक की जो आपका प्रोफाइल है आप उसको काला करेंगे। आप लोगों का जो तरीका है एक बहुत अच्छा तरीके से जो आप लोग कर रहे हैं कि पिछली बार भी हमने देखा था कि बहुत सारे आंदोलनकारियों ने अपनी बाजू पर पट्टी बांधकर विरोध किया था और फिर आप लोग जो है 1 अप्रैल को इसी तरह विरोध दर्ज करेंगे। गुसाई जी, क्या तैयारी है आपकी? रविशंकर गुसाई भाई साहब, मैं एक बात जी, आ रही सर, आवाज आ रही? हाँ, आवाज मिल रही है आपकी जी। जी भाई साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, बोलिए गुसाई जी, आपकी आवाज मिल रही है। सती जी, मैं पहली बात तो स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ कि सरकार के अधीन काम करने का, सरकार को हम मतलब स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि सरकार के अधीन काम करने का मतलब गुलामी नहीं होता है। हम अपना पूरा जीवन दे रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश के एक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और
वर्तमान में कई बार के विधायक रहे। बिशन सिंह चुफाल जी ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था, एक बयान दिया था कि पूर्व विधायकों के लिए बीड़ी पीने के पैसे नहीं है। तो जब उनकी चिंता पूर्व विधायकों के लिए है तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का क्या होगा जो अपने जवानी के 30 साल 35 साल लगा देते हैं। आप देखिए, एक तरफ लगातार सरकार कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरह की बातें करती है, लेकिन पेंशन की अगर बात जहां आती है तो अपने तो लगातार पेंशन और भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उस कर्मचारी का जिसका जीवन पूरा लगा दिया जाता है, जिसकी पूरी जवानी खपा दी जाती है इस देश को बनाने में, उसकी पेंशन पर जब बात आती है तो यही सरकार मुकर जाती है। दूसरी बात भाई साहब, हमारी क्या तैयारी रहेगी? स्पष्ट तैयारी है। लोकतंत्र में एक विरोध करने का हमारा तरीका है, हम कर्मचारी है, हमारी कुछ सीमाएं होती है, हम अपनी सीमाओं के तहत विरोध करेंगे। लगातार इसी तरह से हम रचनात्मक तरीकों से अपना विरोध करेंगे, लेकिन हमारी नजर में 2027 पूरी तरह से है। हम अपने प्रदेश के अंदर 2027 देखकर इस आंदोलन की तैयारियां कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रत्येक आज के समय में हो सकता है कि कुछ समय पहले जो डेमोग्राफी हमारे प्रदेश की थी उसमें कई लोग पुरानी पेंशन के थे जो लगातार संघर्ष में इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी, लेकिन अब प्रदेश की डेमोग्राफी बदल रही है और इस प्रदेश की सरकार को चेत जाना चाहिए कि लगातार अब नए युवाओं की भर्ती हो रही है और सारे नए युवा जितनी भर्तियां हो रही है सारे एनपीएस और पुरानी पेंशन से वंचित लोग हैं। इसलिए इस आंदोलन को हल्के में लेना इस सरकार की भूल होगी और 2027 तक अगर इस प्रदेश के अंदर अगर हमारी पुरानी पेंशन लागू नहीं हुई तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये इस प्रदेश की सरकार के लिए, इस देश के हुक्मरानों के लिए चिंता का विषय है और उनको जल्दी से आंख खोल लेनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इस देश के मजबूत स्तंभ को, इस देश को बनाने वाले, इस राज्य को बनाने वाले कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के बारे में विचार करना ही चाहिए, नहीं तो 27 में इसके परिणाम सुखद नहीं रहेंगे। जी सतीश जी। चलिए, आपने संदेश दे दिया कि 2027 का जो चुनाव होगा कर्मचारी वर्ग अपना उसमें जनता के बीच जाके आक्रोश दिखाएगा, वोट के जरिए अपने लोगों से कहेगा कि इनको वोट न दीजिए। यही तरीका रहेगा कि अगर आप लोगों की पेंशन नहीं मिलती है। नहीं भाई साहब, तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी, और आप समझ सकते हैं कि 1.5 करोड़ लोग सरकारी कर्मचारी तो हर परिवार में कितने सदस्य होते हैं, और निश्चित रूप से जिस दिन उसने ठान लिया तो वो प्रदेश की सरकार बदलने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हो सकता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रदेश की जो विभाग की जो डेमोग्राफी है, जो हमारे सरकारी कर्मचारियों की डेमोग्राफी है, बदल चुकी है। अब बहुत संदेश, मतलब कर्मचारियों ने साफ संदेश दे दिया कि डेमोग्राफी बदल रही है, युवा आ रहे हैं, अगर सरकार नहीं चेती तो हम आपको 2027 में चेता देंगे, मतलब है ना, यही साफ संदेश आप लोग का। 70% सरकारी कर्मचारी अब एनपीएस से आच्छादित हो चुके हैं भाई साहब, इसलिए विरोध को समझ सकती है सरकार, और अगर नहीं समझ रही तो उनका बचपना हो सकता है जिसका परिणाम 27 में जरूर भुगतना पड़ेगा। चलिए, सरकार का अगर कर्मचारियों की आवाज नहीं सुनी तो ये सरकार का बचपना होगा, ये गुसाई जी बता रहे। विक्रम सिंह रावत जी कि जब अब तो उम्र भी हो चुकी है, पेंशन भी जाएंगे, दूध भी चाहिए आपको, आपके परिवार दवाई भी आप लोगों को चाहिए होगी, तो क्या बुढ़ापे में कहां रहेंगे आप लोग? क्या है? देखो सर, मैं यही कह रहा हूं, अभी हमारे गोसाई भाषा बहुत अच्छी बात कह रहे थे वो, कि सरकार को ये चीज है कि जब विधायक जी, पूर्व विधायक जी चुफाल जी जो तरीके की बात कह रहे थे, और आप ये सोच रहे उत्तराखंड पहला राज्य होगा इस देश के अंदर जिस राज्य में भूतपूर्व विधायकों का, चाहे वो पक्ष और विपक्ष है, उनका एक संगठन बना है पेंशन, अपनी पेंशन के लिए बढ़ोतरी, उसमें जिसके प्रदेश अध्यक्ष इनके लाखराम जोशी जी हैं, पूर्व विधायक। ये दुर्भाग्य ये है जब विधायक जिन विधायकों को एक एक बार के विधायक होने के बाद उसको पेंशन मिलेगी, सांसद बनेगा अलग पेंशन मिलेगी, मंत्री बनेंगे पेंशन मिलेगी, और वो भी 5 साल। हम कह रहे हैं जो आजादी सरकार ने, जो आजादी ये सरकार अपने माननीयों को दे रही है, वो आजादी हमको दे दे, हमको वो आजादी दे कर्मचारियों की कि सुबह, ठीक है, कर्मचारी सुबह 9 बजे से और शाम को 5 बजे तक अपने कार्य पे ड्यूटी करेगा, उसके बाद उसको ओवर अपना वो कुछ भी बिजनेस कर सकता है, इतनी छूट दे दो ना। लेकिन नहीं, कर्मचारियों पे कर्मचारी आचरण नियमावली लागू करके कहेंगे कि आप बंदी हो, आप कहीं दुकान नहीं चला
सकते, आप कहीं पर अपनी घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, कोई अन्य बिजनेस नहीं कर सकते, आप तो आचरण नियमावली में बंधे हुए हो। और हमारे पास पेंशन के नाम पे बात आएगी तो एनपीएस सबसे बढ़िया है, यूपीएस सबसे बढ़िया, उसको ले लो आप। थोपने वाला काम नहीं करना चाहिए सरकार को, ये हमसे कह रहे हैं। थोपने वाला काम हमेशा खराब होता है। कर्मचारी इस आप ये देख लीजिएगा, आप भी जानते, सारा देश जानता है कोरोना काल में कहां थे प्राइवेट के लोग, कहां थे नेता लोग। कोरोना काल में दो ही लोग फील्ड में थे, एक पत्रकार और दूसरा सरकारी कर्मचारी, यही फील्ड में था। इसके अलावा कोई तीसरा आदमी फील्ड में नहीं था, बता दो हमें कोई तीसरा आदमी फील्ड में। माननीय लोग, नेता लोग, मंत्री लोग अपने घरों में बैठ के जो है सरकार को, सरकारी कर्मचारियों को आदेश दे रहे थे कि वहां ये कमी हो गई, वहां ये हो गया, वो दवाई पहुंचनी, वहां पर सफाई होनी, वहां चलिए। और पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डाल के पत्रकार बंधु भी लगे रहे मीडिया को बताने, मीडिया के मार्फत से जो है सरकार को बताने कि वहां पर इतना कोरोना फैल गया, उतने दो लोगों ने तो अपनी जान को जोखिम में डाल के ये काम किया है। अगर किसी ने करा दूसरे ने तो कोई नेता सड़क में आए और बताओ, उत्तराखंड आंदोलन हुआ है सत्ती साहब, ये बिल्कुल बड़ी पीड़ा है, ये उत्तराखंड आंदोलन के दम पे बना है। कोई नेता, एक नेता बता दो जिस नेता ने अपनी कुर्बानी, जिस नेता ने अपनी बलिदान दिया हो, जिस नेता ने बलिदान दिया, सड़कों में मरा बेचारा, जिस नेता ने बलिदान दिया उसको आश्रित आज भी है। और मैं तो जो उत्तराखंड के शहीद हुए हैं, जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, उन आंदोलनकारियों में जो शहीद हुए हैं उनको नमन करते हुए कहता हूं कि उनके आश्रित भी एनपीएस में नौकरी लगे हुए हैं। कम से कम इस सरकार को बेशर्मी से नहीं चलना चाहिए। जो आंदोलन के दम पे जो उत्तराखंड बना, उनके आश्रितों को एनपीएस में, यूपीएस में रखेगी, उनके लिए यूपीएस लागू करना चाहिए था पूरी सरकार। और उत्तराखंड में संसाधन के सत्य साहब क्या है, क्या है अपनी जीवनिका का? उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी एक रिटायरमेंट होकर पेंशन के दम पे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और दूसरा होटल के कोई होटल, कोई बिजनेस में अगर कोई उसका परिवार का सदस्य है, इन उस पे करता। कोई उसका उत्तराखंड में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि गुजरात बन जाए, ऐसा बिजनेस यहाँ नहीं चल सकता गुजरात के दम पे कि उत्तराखंड में ऐसा हो। ये चीज मैं कहना सरकार से कि उत्तराखंड का, अगर जैसे मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं छोड़ दिए, हिमालय पहाड़ी राज्यों में जो है पेंशन लागू कर दो ना कर्मचारी को। उनका संसाधन क्या है इनकम का, वो उनका गुजारा बजारा क्या होता है? कुछ भी नहीं है। इसलिए और सरकार को, ये सरकार गोसाई जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, पोखरियाल जी की बात से सहमत हूं, रतूड़ी जी की बात से सहमत हूं कि 2027 में से पहले चाहे कर्मचारी अपना शहीद हो जाए, हमारा कर्मचारी, और चाहे कर्मचारियों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम ये निश्चित कह रहे हैं उत्तराखंड की सरकार का तो जीना हराम कर देंगे 27 से पहले। अगर 27 तक उसने जो है ये ओपीएस लागू नहीं, और यूपीएस हम लागू नहीं होने देंगे। यूपीएस लागू और वो 2027 से पहले आप इनका जीना हराम कर देंगे। और सुन रही होगी सरकार, ये लाइव कार्यक्रम है। रतूड़ी जी क्या है, आप क्या तैयारियां हैं? परसों 1 अप्रैल, तो वैसे 1 अप्रैल तो जो है मूर्ख दिवस मनाने की तैयारी है, लेकिन आप लोग तो ब्लैक डे पे उतर आए हैं। सर केंद्रीय स्तर से हमें कुछ कार्यक्रम में मिले थे, जिसमें 1 मई को हमारे में बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने वाला है, और 1 अप्रैल को हम जो है ये अपना ब्लैक डे मना रहे हैं। उसके अलावा जो है 10 अप्रैल को हम लोग गैरसैंण में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने वाले हैं, और कार्यक्रम हमारे लगातार लगे हुए हैं। और जैसे हमारे वक्ता कह रहे हैं कि हम लगातार 2027 से पूर्व अपने आंदोलनों को बिल्कुल चरम तक पहुंचाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार चेतेगी। एनपीएस में हमारी पेंशन को किया गया, यूपीएस में हमारा जो सिद्धांत था उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, और साथ ही पेंशन को भी कम किया जा रहा है। उसके लिए मैं कर्मचारी हमारा बहुत चिंतित है। पहले तो वो चिंतित ये था कि रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल न्यूनतम स्तर की उसको पेंशन मिल रही थी 1200 रुपए, किसी को 800 रुपए, किसी को 1800 रुपए, बहुत ही कम पेंशन का प्राविधान उसमें एनपीएस में था, जो बिल्कुल पूर्णतः बजारा था। अब केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको 50% गारंटेड पेंशन के रूप में देंगे, लेकिन जो हम लोगों का पैसा, जो हम लोगों ने 20 साल सेवा करने के पश्चात जो हमारा पैसा, जिससे हमने सोचा था कि हम रिटायर होंगे, हम अपने बच्चों की शादी करेंगे, हम अपना मकान बनाएंगे, वो पैसा हम लोगों से छीनने की पूरी कोशिश यूपीएस योजना में की जा रही है। तो हम इसका कर्मचारी बहुत आक्रोशित है, और इस आक्रोश को दिखाने के लिए हम गैरसैंण में भी 10 अप्रैल को बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर करने जा रहे हैं, और साथ ही 1 मई को हमारा भव्य कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर दिनेश पसोला भी जुड़ गए हैं। पसोला जी
क्यों क्यों चाहिए आप लोगों को पेंशन? नमस्कार, क्यों पेंशन मांग रहे हैं आप सरकार से? क्यों बोझ डाल रहे हैं आप सरकार पे? पहले तो जी आपको नमस्कार एवं जितने भी सभी प्रतिभागी इस जो है इस चर्चा में शामिल हुए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि सभी जो है अपनी अपनी आवाज जो है जो मंच आज आपने हमें प्रदान किया है उसके माध्यम से सभी जो है ओपीएस की जो आवाज है उसको बुलंद कर रहे हैं, ओपीएस की मांग के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो ये प्रश्न जो कहा कि आपको ओपीएस क्यों चाहिए, तो सरकार पे बोझ पड़ेगा। सरकार कह रही कि हम पे बोझ पड़ेगा आपको पेंशन देने से, क्यों नौकरी क्यों मांग रहे हैं आप लोग? मैं आपको पूरा बताऊंगा कहाँ बोझ पड़ रहा है कहाँ बोझ नहीं पड़ रहा है। अभी सरकार ने जो है जितने भी माननीय है उनका जो है 24% जो है सैलरी बढ़ा दिया है। माननीय का मतलब आप जानते हैं विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इनकी अगर 1 लाख सैलरी थी उनकी 1,24,000 हो गई, तो इससे तो अर्थव्यवस्था पे कोई बोझ ही नहीं पड़ा। लेकिन जब कर्मचारियों को 1% भी कुछ देने की बात होती है तो सरकार के ऊपर बोझ पड़ जाता है। अब जो ये 24% जो इन्होंने माननीयों का वेतन बढ़ाया है तो क्या ये बोझ नहीं है? इसका जो है ये जो 24% जो इनको एक्स्ट्रा बढ़ा के दिया जाएगा वेतन, वो कहाँ से दिया जाएगा? जो हम कर्मचारी इनकम टैक्स दे रहे हैं या जो व्यापारी अपने जो है इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो जनता की गाड़ी कमाई है उससे जो है इनको पहले इनके पास इतनी सुविधाएं होती हैं कि हाथी घोड़ा सब कुछ होता है, इनके पास गार्ड भी होता है, सब होता है, सारी सुविधाएं होती है। तो अब इनका 24% वेतन भी बढ़ा दिया गया। दूसरी जो तर्क मैं ये देना चाहूंगा कि आपने पूछा कि आपको ओपीएस क्यों चाहिए। ओपीएस हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें समानता का अधिकार चाहिए। सरकार खुद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, समानता की बात करती है, एक देश एक विधान की बात करती है, तो फिर सरकार एक देश एक की बात क्यों नहीं करती है? मतलब ये सरकार का एक दोगलापन है कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि एक देश एक विधान होना चाहिए, लेकिन जब एक देश एक पेंशन की बात आती है तो तब सरकार जो है अपनी बात से मुकर जाती है। वन नेशन वन पेंशन होनी चाहिए इस देश में, वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए देश में, जिसकी जरूरत है इस देश को। जी सरकार ये कहती है कि ओपीएस खराब है एनपीएस अच्छा है, तो हमने कर्मचारियों को दे दिया तो ठीक है, हम उनकी बात थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लें कि एनपीएस ओपीएस से अच्छा है तो उन्हें सबसे पहले अपने जो विधायक हैं सांसद हैं उनके ऊपर इसको लागू करना चाहिए अगर ये अच्छा है। लेकिन उन्होंने अपने लिए तो अब ओपीएस सुरक्षित रखा हुआ है आजीवन, और उसके साथ न जाने कितनी ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को सिर्फ एक एनपीएस का झुंझुना थमा दिया गया। अब जो है इससे पहले ना उन्होंने कर्मचारियों की ना कोई राय लिया ना परामर्श लिया, सीधे कर्मचारियों के ऊपर एनपीएस थोप दिया। जबकि सरकार कोई भी चीज लागू करती है तो उससे पहले सुझाव मांगे जाते हैं जनता से, जैसे सुझाव मांगे जाते हैं ऐसे कर्मचारियों से सुझाव मांगे जाने चाहिए थे एनपीएस लागू करने से पहले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सीधे तानाशाही जो एक फैसला होता है कि आपको एनपीएस में डाल दिया जाएगा, सीधे ये घोषणा कर दी जाती है, एक तरह की तानाशाही है। और जब ये बोला जी, ये तो पूरे देश में 85 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं इससे सीधे जी। 85 लाख कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। केवल 85 लाख कर्मचारी ही नहीं है, उनके परिवार भी हैं। जी जी जी, मैं तो कर्मचारी का आंकड़ा आपको बता रहा हूं ना। इसमें जो कर्मचारी है जो सरकारी सेवा में हो 85 लाख लोग इफेक्टेड हो रहे सीधे। केवल कर्मचारी प्रभावित नहीं होता, उसका परिवार, उसके बच्चे, वो सब प्रभावित होते हैं क्योंकि जब पेंशन अगर 2-3 हजार पेंशन मिलेगी तो वो अपने बच्चों का, अपनी जो फैमिली है उनका मतलब क्या, उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा। आप जानते ही कि महंगाई दर कितनी बढ़ रही है, 6% महंगाई दर हर पर ईयर बढ़ रही है। तो क्या जो ये फिक्स पेंशन, अगर ये आज हमें 2000 पेंशन देते हैं, 10 साल बाद भी वो 2000 ही रहेगी, जबकि महंगाई दर जो 6% के रेट से बढ़ रही है। तो आज डेट में आप 2000 में गुजारा नहीं कर सकते, तो कल क्या 10 साल बाद या 20 साल बाद 2000 में आप गुजारा कर लेंगे? चलिए, इतने में गुजारा होना बहुत मुश्किल है। महंगाई, जो महंगाई का दौर है, जब महंगाई आपकी चरम पर हो। और जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब कर्मचारी कह रहे हैं कि हमें एनपीएस दो, ओपीएस दो,
तो ओपीएस देना चाहिए, उनकी इच्छा के विरुद्ध एनपीएस नहीं देना चाहिए। अब कर्मचारियों ने कहा ओपीएस दो, तो पहले उन्होंने एनपीएस का झुंझुना थमा के रखा। अब उन्होंने जो है कर्मचारियों ने ज्यादा दबाव बढ़ाया, थोड़ा उससे उनके ऊपर राजनीतिक दबाव भी आया, हर तरह से आया, तो उन्होंने सोचा कि अब एनपीएस हटा के इनको फिर ओपीएस थमा दो। मैं ये कहना चाहूंगा एनपीएस में इतने छेद हैं, जैसे अगर कोई कपड़ा है या उसमें अगर इतने कई छेद हों, आप उनमें उनको कमियां या छेद उस कपड़े में गिनाते रहो तो क्या होता है, एक उसमें आप एक टल्ला लगा दोगे, दूसरा लगा दोगे, तीसरा लगा दोगे, चौथा लगा दोगे, है ना। तो जब एनपीएस खोद हुआ तो उन्होंने एनपीएस का को तो टल्ला लगा के बंद कर दिया, उसमें यूपीएस का वो लगा दिया कि यूपीएस दे दिया। मतलब कोई बच्चा है अगर उसे ये खिलौना पसंद नहीं आ रहा तो उसे ये दे दिया, वो दे दिया। बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को दूध चाहिए, आप उसे कुछ का कुछ दिए जा रहे हैं, है ना। तो जो जिसको चाहिए वो देना चाहिए। जो कर्मचारी मांग रहे हैं कि हमें ओपीएस दो, तो ओपीएस देना चाहिए, है ना। यही है। तो एक तरह से समानता की बात होनी चाहिए ना, जो सरकार समानता की बात कर रही है तो समानता की बात होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना। कम से कम पेंशन के मामले में तो बिल्कुल सरकार को समानता की सरकार को समानता की बात करनी चाहिए, वन नेशन वन पेंशन की बात करनी चाहिए। सीताराम पोखरियाल जी, रोटी कपड़ा मकान, क्या कहेंगे आप इस पे? आता हूँ वापस बोला जी, आपके पास आता हूँ। जी बिल्कुल सर। अभी हमने सूचना प्राप्त की थी तो उत्तराखंड में 86,540 कर्मचारी उत्तराखंड में थे, एक साल पहले की बात है। और उसमें से कितना आंकड़ा है? 86,540 जी, 86,540 उत्तराखंड में सर हम एनपीएस पीड़ित कर्मचारी है सर। उसमें सारे विभागों के कार्य थे, चाहे पुलिस हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य है, तमाम कर्मचारी है, सभी है। और सर एक चीज बता दूं, उसमें हमारे कर्मचारियों का 34 अरब रुपए शेयर मार्केट में गया है सर। 34 अरब 34 अरब रुपए और 46 अरब गया है सरकार का। शेयर मार्केट में 46 अरब गया सरकार का सर। तो मतलब टोटल पैसा आपके पैसों को बाजार में लगा दिया जा रहा है। हमारे से ज्यादा सरकार का पैसा शेयर मार्केट में, हमारा 34 और उनका 46 अरब रुपए उनका वहां गया, और हमारा 34 अरब गया है सर वहां पे। और ये कह रहे हैं कि अगर ये पैसा इतना पैसा अगर सरकार अपने मुख्यमंत्री राहत कोष में रखती तो निश्चित रूप से, चाहे कोई आपदा हो, चाहे वैश्विक महामारी हो, चाहे राज्य के विकास की बातें हो, वो पैसा वहां लगा सकते थे, वो न कि शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट आप देख रहे हैं कि आए दिन शेयर मार्केटों की जो स्थिति है, हम लोगों का, आम जनता का पैसा डूब रहा है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का पैसा बिना पूछे हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार का हमसे ज्यादा नुकसान तो सरकार का हो रहा है। सरकार का तो हमें उनका 46 अरब रुपए उनका वहां पे अभी जमा है उनका। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ साथ सरकार के साथ भी गलत हो रहा। पर सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार जी सीताराम पोखरियाल, सरकार हमारी और आपकी है, हमारा और आपका पैसा डूब रहा है भाई। तो हमारा पूरा जनता का जी, हम लोगों के टैक्स के पैसे से तो सरकार चलती है। तो वही पैसा जो सरकार, जो कर्मचारियों का पैसा, सरकार जो हम लोग जनता का पैसा है, वो वहां डूबा है। एनपीएस का जो निश्चित रूप से ये अंधकारमयी हमारा बुढ़ापा है। और वास्तव में अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि 500, 600, 700 रिटायरमेंट के बाद हमको पेंशन के रूप में मिलेंगे। इससे बड़ी बात क्या है सर कि हम जानबूझ के अगर जवानी में अभी हमें पैसा चाहिए होगा तो हम बैंकों में लोन 14-15% लोन बैंक से लेंगे और उसका ब्याज भरते भरते हम रिटायरमेंट हो जाएंगे। वही जब बुढ़ापे की बात आती है, हमारे साथ पहले हमें विश्वास नहीं था, और जब हमारे साथ के जो पुराने लोग रिटायर हुए तो जब उनके हमने पेंशन पट्टे देखे तो 700, 800, 900, 1200 से अधिक सर उनकी पेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक छलावा केंद्र सरकार द्वारा हम पे थोपा गया। और अब जो, क्योंकि 1 अक्टूबर 2005 को तो उस समय नया था, उस समय नई बात थी, तो लोगों ने कहा कि तुम तो अरबपति बन जाओ, करोड़पति, तो हम समझ नहीं पाए। और आज हम सब पूरा समझ चुके हैं और कर्मचारियों को पता है कि एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। तो हम इसको किसी भी तरह से इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और एक अप्रैल ही नहीं, पूरा हमारा वास्तव में हम विविध चरणबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की आवाज है, जो बुढ़ापे की हमारी लाठी है, जो हमारा सामाजिक अपना सुरक्षा है, इसको
इसको वापस लेंगे और पुरानी पेंशन के लिए सर हम 1 अप्रैल को पूरा रैली के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से दिन भर हम पूरा काला दिवस मनाएंगे। और उसके बाद 2027 की हमारी अगर राज्य सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करती है तो निश्चित रूप से हम उनका गुणगान गाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि मोदी जी ने जैसे धारा 370 जैसा ऐतिहासिक निर्णय किया, अयोध्या जैसा विवाद सुलझाया, तो कर्मचारियों के प्रति जो नकारात्मक रुख उनका है, तो अगर ये सकारात्मक नहीं होता तो उनको 2027 में उत्तराखंड में इसका परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और हम लोग मजबूर है कि क्योंकि हमारे बुढ़ापे से जुड़ा विषय पुरानी पेंशन है, इसलिए हम इसके साथ किसी प्रकार के खिलवाड़ नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर। गोसाई जी, क्या चिंता है आपकी बुढ़ापे की? अब दम नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए सतीश जी, मतलब अगर एक बारीक लकीर को आप देखने का प्रयास करेंगे तो उत्तराखंड में वृद्धावस्था की जो पेंशन है 1200 रुपए से बढ़ाकर अभी सरकार ने 1500 रुपए के लगभग कर दी है। ठीक है, बिल्कुल। 60 साल के बाद सभी को मिलना है। ठीक है, और हमको अगर 900 और 1000 रुपए अगर पेंशन मिल रही है, वो भी तब जब हम 30 साल की सेवा इस देश को, इस सरकार को, इस अपने राज्य को दे रहे हैं, उससे कम हमको मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो बारीक लकीर है इसमें कितना फर्क है। दूसरी चीज सर मैं कहना चाहता हूँ शेयर मार्केट के बारे में, कि हमारा पैसा है, हमारी कमाई का, हमारा मेहनत का पैसा है, वो कौन सी कंपनी में लग रहा है, किस शराब माफिया के पास जा रहा है, वो अधिकार भी सरकार ने अपने पास रखा है। हमें अपने पैसे को रखने का भी अधिकार नहीं है। और आप देखिए पिछले 3 महीने के अंदर देश की शेयर मार्केट कैसे औंधे मुंह गिरी है, लोगों के पैसे आधे के आधे हो गए हैं। हम तो रोज अपने मार्केट में अपनी देखते हैं वैल्यू क्या है। आप देखिए कि पिछले 3 महीने में हमारी जो मार्केट वैल्यू है कम से कम 7 से 8 लाख रुपए कम हो गई है। तो इस तरह से सुरक्षित कर देना अपने राज्य के कर्मचारियों को, अपने देश के कर्मचारियों को, तो ये सरकार की नैतिकता नहीं है, नैतिकता का पतन है कि पूरी जवानी, पूरा संघर्ष, पूरा जीवन देने के बाद आप उसको मार्केट के हवाले कर देना चाहते हैं, जिस मार्केट की खुद स्थिरता का पता नहीं है। तो ये देश के विकास के लिए आप मतलब किस तरह का मॉडल बनाना चाह रहे हैं, जहाँ कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जहाँ हमसे ज्यादा पेंशन 35 साल लगाने के बाद वृद्धावस्था की पेंशन हमको मिलेगी 1200-1500 रुपए, उससे कम पेंशन कर्मचारी को मिलेगी। तो जिसने लगातार एक शानदार जीवन जिया है, एक बड़े बड़े पदों में रहकर जीवन जिया है, और अपने बुढ़ापे में अगर वो 1200 रुपए की पेंशन पाएगा तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। और सरकार को इसको किसी भी तरह से रोल बैक करना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का। गोसाई जी, जब आप रिटायरमेंट हो रहे होंगे, आज दूध का जो बाजार रेट है 60 रुपए किलो है, सरसों का तेल जो है 210 रुपए किलो है बाजार में। और जब आप रिटायरमेंट हो रहे होंगे उस समय, तो क्या उस टाइम तो उनका रेट बढ़ चुका होगा ना, तो क्या महीने में आपका दूध का खर्चा चल जाएगा नहीं उससे? भाई साहब, दूध के रेट की तो बात छोड़िए, इस पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म करने से लेकर शायद ही कोई कर्मचारी होगा जिस कर्मचारी का बैंक में लोन ना हो, जिस कर्मचारी की लिमिट ना हो। क्योंकि पहले तक जब जीपीएफ की व्यवस्था थी तो किसी भी सरकारी कर्मचारी को लोन लेने की आवश्यकता नहीं थी। आज हर कर्मचारी का जीपीएफ न होने के कारण या तो किसी की लिमिट है किसी बैंक में, या फिर लोन ले रहा है। तो पहले 60 साल के बाद अपना लोन चुका दे, वही बहुत बड़ी बात है, जो पैसा थोड़ा बहुत मिलेगा। यार लोन है, पढ़ाई के बच्चों के खर्चे हैं, घर की दाल रोटी है, रिश्तेदारी आप लोगों की होगी, साल में आपकी छुट्टियां होती होंगी, अन्य खर्चे होंगे, वो कहां से करेंगे आप? फिर तो आपको इधर उधर करना पड़ेगा ना, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो। नहीं, सरकार अगर आपका पैसा सरकारी कर्मचारी के पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है कि जो इस तरह से कर सकते हैं। उसका एक सहारा जो था उसका पुरानी पेंशन था। आता हूँ गुस्सा जी, पसमोला जी थोड़ा देर से आए थे। पसमोला जी, आप भी अपनी बात रखें। सर, आपने जैसे दूध का उदाहरण दिया, तो अगर आप एक महीना के अगर दूध का भी बिल देखें, अगर आपको 2000 रुपया 1500 पेंशन मिल रही है, तो अगर 70 रुपए लीटर भी अगर आप दूध ले रहे हैं तो 2100 रुपए तो आपका दूध का ही खर्चा निकल गया। तो आप क्या रोटी नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, केवल दूध पी के जिंदा रह सकते हैं 1 महीने तक? आप बताइए। वो तो एक उदाहरण हमने छोटा सा दिया। जी, छोटा उदाहरण ही जो एनपीएस है उससे छोटे उदाहरण है, उसका खर्चा ही नहीं निकल पा रहा है। तो कई बड़ी जरूरतें, उनका खर्चा निकलवाना तो बहुत ही मुश्किल है। और एक तरफ सरकार कह रही है कि अब जो भी कर्मचारी रिटायर होंगे उनको राजकीय सम्मान के साथ जो है रिटायरमेंट दिया जाएगा। आप उनका एक दिन पहना के रिटायर तो कर देंगे सम्मानजनक तरीके से, लेकिन कोई नहीं भाई, सरकार आपकी एक अच्छी सी पार्टी कर देगी जाते दिन। क्या चाहिए आपको? फिर बढ़िया सा आपको फूल माला और एक गिफ्ट दे देगी। क्या करेंगे आप पेंशन का? सम्मानजनक तरीके से रिटायर होना तभी माना जाएगा जब सम्मानजनक पेंशन दे के रिटायर
किया जाए। अब आप उन्हें 1500, 2000 पेंशन दे रहे हैं और भले आपने रिटायरमेंट के दिन उन्हें माला पहना दिया, शील्ड दे दी या स्मृति चिन्ह दे दिया, तो सरकार ने तो अपनी कि मतलब पूरा कर लिया अपना जो है, मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी कर ली कि हम कर्मचारियों को सम्मानजनक तरीके से रिटायर कर रहे हैं। उसके बाद कर्मचारी सड़क में ठेली लगा के चाय बेच रहा है, पकोड़े बेच रहा है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं। सर तो बोला है ना सरकार ने कि अरे बोला जी, सरकार ने कहा पकोड़ा बेचना भी एक बिजनेस है, कहा है ना केंद्र सरकार ने। तो आपने अब आप 60-62 साल के बाद शिक्षक और जो आप कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद फिर आप पकोड़ा ही बेचेंगे। पकोड़ा भी आप तभी बेच पाएंगे ना जब आपकी पेंशन से बेसन और तेल का, गैस का, रसोई गैस का खर्चा निकल पाएगा, आप एक ठेला खरीद पाओगे। आप बताइए ना, पकोड़ा खरीदने के लिए भी तो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए। कहाँ से आप बेसन लाएंगे, कहाँ से तेल लाएंगे? तेल कितना महंगा हो गया बताइए आप, है ना। इसके अलावा रसोई भाई मैं एक पसमोलॉजी छोटा सा आंकड़ा आपका दे देता हूं। 2019 में कोविड से पहले जो सरसों का तेल का दाम था वो 78 रुपए से 80 रुपए केजी था। आप बताइए जी सुन लीजिए आप थोड़ी सी मेरी बात। और 2025 में आते आते वो 210 रुपए लीटर हो गया। कोई घरेलू सिलेंडर नहीं, उसके लिए कमर्शियल सिलेंडर उसको खरीदना पड़ेगा। कमर्शियल सिलेंडर का रेट कितना है आप जानते ही हैं, है ना। अगर रेट तो एक कमर्शियल सिलेंडर नहीं खरीद सकता जिससे कि वो पकोड़ा पका के बेच सके। रतूड़ी जी सर, मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में अब आ गए हैं। और क्या नाम है सतीश जी, आप शायद एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस को पूर्णतः मुझे लगता नहीं कि आप समझ पा रहे हैं। एनपीएस जो ये कर्मचारियों को सरकार ने समझाइए ना आप अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको बताइए कि एनपीएस और ओपीएस क्या, बताइए, लोग समझेंगे आपकी बात को। सर एनपीएस में कर्मचारियों का, जब इन्होंने कहा कि कर्मचारियों को किसी प्रकार से अपने खर्चों से दूर रखो, 10% कर्मचारी का पैसा कटता था, 10% सरकार पैसा देती थी। लेकिन जब आंदोलन कर्मचारियों के द्वारा किए गए तो उस राशि को 2018-19 में 10% से बढ़ाकर सरकार ने अपना अंशदान 14% कर दिया था, पूर्णतः बाजार आधारित। अब ये सरकार एक नई योजना लाई है यूपीएस, इसमें वो कह रही है कि हम गारंटेड जो है 50% आपको पेंशन के रूप में देंगे, लेकिन जो हमारा पैसा, जो 10% हमारा पैसा कटा था, जो ओपीएस में जीपीएफ के रूप में मिलता है, वो पूरा का पूरा पैसा जो अंशदान है 10% का, वो कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। नंबर सबसे बड़ी समस्या तो ये वाली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो है जो सेवा काल था वो 20 साल से बढ़ाकर 25 साल की सेवा काल कर दिया गया है और 300 अंशदान कंपलसरी कर दिए गए हैं। अगर 300 से कम आपके अंशदान है तो उसी अनुपात में आपको पेंशन मिलेगी। तो जहां तक पेंशन का सवाल था तो हल्का सा सरकार ने, लेकिन रखा तो अभी भी उन्होंने जो है मार्केट पे रखा है हम लोगों को। और सरकार ये कह रही कि 10% आपका पैसा कटेगा, 10% हम देंगे, 20% और 8.5% का एक फंड बनाया जाएगा जो फंड रेगुलेट करेगा कि आपको मिनिमम 50% की एश्योरिटी उसमें हो। सरकार का ये कहना है। लेकिन सरकार का उसमें ये नहीं है कि आपको पे कमीशन का लाभ मिलेगा, तो कई चीजें उसमें भी सरकार ने भी छोड़ दी है। तो लेकिन जैसे एनपीएस में 60% एक मुश्त देने का जो सरकारी फैसला था, लेकिन जो यूपीएस है, यूपीएस में आपको कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है रिटायरमेंट के बाद। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कहा है कि हम जो निश्चित 50% की पेंशन आप लोगों को, कर्मचारियों को उसमें देंगे जिनकी 25 वर्ष की सेवा काल पूर्ण होगा। तो कर्मचारी दोनों तरह से ठगे गए, क्योंकि 20 वर्ष की सेवा लगभग हमारी पूर्ण हो चुकी है और 20 वर्ष की सेवा, अगर हमें पता होता कि अगर ये प्राविधान ये है कि 10% का पैसा हमारा कटेगा और हमको एक पैसा नहीं मिलेगा, तो क्या पता हम पीपीएफ करते अपने टाइम पे या कोई भी हम अन्य योजनाओं में अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम रिटायर होंगे तो हम बिल्कुल शून्य होकर जाएंगे। भले ही सरकार हमें 50% गारंटी के रूप में वर्तमान में देगी, लेकिन आप समझ रहे हैं सतीश जी, मतलब पेंशन को तो 50% पेंशन जो तेल और उसकी बात आप कर रहे हैं कि वो तेल और उसका पैसे की बात कर रहे हैं, तो यूपीएस में उन्होंने ये प्राविधान तो कर दिया है कि 50% जो निश्चित पेंशन है वो 8.5% का जो फंड बनाने जा रहे हैं, वो उस फंड से उस पेंशन को पूर्ण करेंगे। लेकिन जैसी बढ़ोतरी ओपीएस में होती थी वो बढ़ोतरी यूपीएस में नहीं हो पाएगी। और जो सरकार का जो हमारा अंशदान 10% है वो पूर्णतः खत्म कर दिया जाएगा। चलिए, आपका देखो, आपको सिर्फ गारंटी मिलेगी, आप गारंटी लेके घर जाइए आराम से। अपने पेंशन का क्या करेंगे आप लोग? गारंटी सरकार आपको देगी ना भाई। हाँ, यूपीएस जी आप अरे सुन लीजिए मेरी बात को। आपको जब आप घर जाएंगे सरकार एक बहुत अच्छी गारंटी देगी, उस गारंटी को आप अपने घर ले जाइए। पेंशन का करना क्या आपको?
गारंटी लीजिए, आप मजे कीजिए आराम से, गारंटियां सरकार दे रही है भाई। सरकार के द्वारा जो छला गया है, जो 20 वर्ष से लगातार सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को पूर्णतः छला गया। तो कहाँ कह रहे हो आपको छला गया? सरकार तो गारंटी की बात कर रही ना, जो हमारा गारंटी सरकार कह रही है कि आप गारंटी ले लो। गारंटी से अगर पेट भर जाएगा तो फिर सैलरी भी क्यों दे रहे हैं? सैलरी की जगह भी गारंटी दे, पेंशन की बिल्कुल दे रहे हैं। रावत जी, आपको भी गारंटी चाहिए कोई सरकार से? देखो सर, अब गारंटी वाली बात बताऊं तो बहुत अच्छी बात कही आपने, गारंटी वाली। गारंटी तो सरकार ने 15 लाख की भी गारंटी दी थी जनता को, और एक गारंटी जो चाइना बल्ब आता है ना, चाइना जो बल्ब आता है उसकी भी गारंटी होती है। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सरकार गारंटी देके हमें घर भेज देगी, गारंटी है, और जब घर चले जाएंगे वो झूठ हो जाएगा। वो गारंटी ये वाली गारंटी है। दूसरी बात, आपने एक बात कही थी कि सेवानिवृत्ति, जब उसको अभी गुसाई जी की बात पे आप कह रहे थे कि माला फूल माला पहना के रिटायर कर देगी घर। बिल्कुल पसमोल की बात पसमोल जी कह रहे थे कि सरकार इस तरीके से कर रही है कि साहब धूम धड़ाके से आपका रिटायरमेंट करेगी, रिटायरमेंट करेगी। बिल्कुल सरकार तो इसलिए पहना के घर भेजेगी धूम धड़ाके की। एक आंदोलनकारी घर जा रहा है, पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन कर रहा था, वो घर जा रहा था, लेकिन उसके घर वाले माला नहीं पहनाएंगे। वो कहेंगे ये क्या माला लेके आया था। ओपीएस वाले की तो माला पहनाई जाती, लेकिन एनपीएस और यूपीएस वाले की माला नहीं पहनाएंगे घर वाले। वो कहेंगे भैया कहाँ से आए, चले जाओ वापस। अब वो कहीं का नहीं रहेगा, न उधर न उधर। आश्रम में भी जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं है। तीसरी बात मैं ये कह रहा था सर कि ये एनपीएस वाले का रिटायरमेंट वाली बात, बरेली में एक कर्मचारी एक्सपायर हुआ एनपीएस का, और वाइफ उसकी जगह मृतक आश्रित में नौकरी लगी, और वो रिटायर हुई अभी 2024 में जो उसमें जो में। अब 2024 में रिटायर हुई तो उसको पेंशन मिल रही थी 1567 रुपए। अरे अब वाह, उसको 67 रुपए पेंशन मिली तो उसका काम नहीं चला, तो उसको प्रधान पे चली गई। वो प्रधान ने कहा पेंशन बंद करा दे, मैं तेरे को वृद्धा पेंशन दिलवा दूंगा, उसमें जो 2500 रुपए पेंशन है। अब वो बंद कराने काट रही थी हमको, पेंशन भी बंद नहीं हो रही 1500 वाली स्थिति ये बिल्कुल। और तीसरी बात सतीश जी, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, ये एनपीएस अभी भी कह रहे थे और हमारे किसी और शायद पसमोले जी ने कहा, वो जो 10% और 14% का है। देखो सरकार के अर्थशास्त्री लोग कैसे हैं मैं समझ नहीं पाया हूं। अगर सरकार ओपीएस लागू करती है तो सरकार का पहला पैसा तो 14% बचेगा जो कर्मचारी को दे रही हो एनपीएस में। बोल बहाना है, मिल नहीं रहा कर्मचारी को, लेकिन कर्मचारी का सरकार का बेनिफिट कर्मचारी करेगा। हम बता रहे हैं जब वो 14% हमको दे रहा है, हम कह रहे हैं हमें 14% नहीं चाहिए आपका, आप ओपीएस लागू कर दीजिएगा। ओपीएस में हमारा 10% कटेगा कर्मचारी का, वो जीपीए में जमा होगा, और वो भी कोई कर्मचारी उसमें अपनी सुविधा के अनुसार निकालेगा जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो वो पैसा भी गवर्नमेंट यूज करेगी कुछ दिन तक, जो 10% हमारा कट रहा है। तो कैसे आप बिल्कुल सरकार हमारे सामने बैठे, लेकिन सुने कहाँ, वो तो सुन ही नहीं रहे। जब तक सुनते होते हैं हाँ आपकी बात, ये सरकार की स्थिति है। बिल्कुल गौर से सुने तो कहते हैं यदि ओपीएस लागू करते तो पहला नंबर सरकार का 14% बचेगा, उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिवालिया कहाँ है सरकार। और अभी माननीयों का जो अभी पसमोले जी भी कह रहे थे, माननीयों का आप बताएं सर, जो 24% बढ़ाया गया वो अप्रैल 2023 से लागू होगा। अब दिवालिया नहीं है, दिवालिया तब नहीं है सरकार, लेकिन हमारा पैसा हमें, और अब रह गया हमारा जो एनपीएस का पैसा कटा हुआ है। अगर सरकार यूपीएस लागू करती है और सरकार कहती है कि हम कर्मचारियों को एनपीएस का पैसा कैसे वापस करेंगे, ये सच्चाई है, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन हम कहते हैं कैसे भी हम कर्मचारी तैयार हैं। हमें जो सरकार ने हमारा एनपीएस का पैसा कटा हुआ है और उस पैसे को वापस कर पा रही है सरकार एक मुश्त, क्योंकि ओपीएस लागू करने पे हम कहते हैं उसको जो आप हमें 14% दे रहे थे वो हमको 14% देके हमारे वो पैसा एनपीएस का किस्तों में वापस करो और यूपीएस ओपीएस कर दो हम पे। गलत कह रहे हैं बताइए।
सरकार का भी बेनिफिट है, हमारे भी बेनिफिट है, किस्तों में हमारा पैसा एनपीएस को वापस करो, लेकिन ओपीएस हमको लागू कर दो। ओपीएस लागू करने पे हमारा ओपीएस में जीपीएफ का पैसा शुरू हो जाएगा, हमें आगे की पीढ़ी ओपीएस लागू, जो हमारा पैसा आपके पास 2004 से अभी तक जमा है सरकार कर्मचारियों का, उस पैसे को आप धीरे 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 किस्तों में वापस करो। मत तो 14% वो 14% तो जीरो खाते में जा रहा था, लेकिन जो आप हमें देंगे किस्तों में हमारा एनपीएस का पैसा जमा, वो तो हमारा वापस सरकार का कर्जा कम हो रहा है, कर्मचारी का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन नहीं सब सरकार के अर्थशास्त्री जो है ना, वो केवल में लगे, चुगलीखोरों में लगे हुए हैं। ये चीज उनकी स्थिति ये हो गई। अब रह गए, हम तो सरकार धामी जी से भी कह रहे हैं, मोदी जी से भी कह रहे हैं, आप ओपीएस लागू कर दो, हम आपके नाम की टी-शर्ट पहन लेंगे। आप जो है यूसीसी लागू करने जा रहे हैं, तो ड्रेस ही मोदी के नाम से कर दो। हम आप मोदी के नाम से पहन के चल देंगे, तो लिखा होगा मोदी धामी, और हम कार्यालय में चले गए, लेकिन आप ओपीएस लागू कर दो। मान्यवर, आपको नहीं भूलेंगे। ये हम ऐसा न हो कि सरकार ने जब एनपीएस सही था तो यूपीएस क्यों कर रही है, इसके मतलब गलत है। सरकार तो थोपना चाहिए। अब सरकार फंस गई, सरकार को पता है कि एनपीएस भी गलत था, यूपीएस भी गलत है, लेकिन वो जिद है ना, ये कह रही है। अब हमने ओपीएस तो लाओ, किसानों वाले जिद पकड़ ली। यही चीज कि अब भैया एनपीएस को हम यूपीएस करें, तुम्हारी बात मान रहे, अरे यूपीएस करें, जब कह रहे आप कि यूपीएस में सारी सुविधा है ओपीएस वाली, तो ओपीएस क्यों नहीं कर देते? ओपीएस ही कर दो ना फिर उसका नाम, क्यों करो आप ऐसा ड्रामा? लेकिन नहीं, सरकार को अपनी जिद अकड़नी है, और ये जिद खाती है हमेशा। जिद तो रावण की भी नहीं चली, और जिद जो है दुर्योधन की भी नहीं चली थी। और ये जिद जो है, एक दिन जो घमंड में रहता है, एक दिन अहंकारी आदमी का कोई अहंकार ज्यादा पाव दे। अरे विक्रम सिंह रावत जी, अब राम रावण कहाँ रह गए हैं? अब तो ये कौन सा युग चल रहा है, आप तब की बात कर रहे हैं? यही मैं इनको कह रहा हूँ, मोदी जी का युग, आप मोदी युग में जी रहे हो देश में। इसीलिए अब ये राम राम कह रहे थे, राम राम कह रहे, हमें बोलना नहीं चाहिए, राम राम कह रहे थे, बिल्कुल सत्यता है। लेकिन ये रावण है, ये हमारे रावण है, यूपीएस के रावण है। और ओपीएस हम ओपीएस कैसे कराएंगे, हम राम राज्य कैसे करेंगे ओपीएस के लिए? हम बताएंगे कि रावण के नाभि में छेद कहाँ है, ये कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। ये हर चीज को जानता, सरकार को चलाना जानता है, और सरकार भी तक तो हम हाथ से आपके हैं, लेकिन अब नहीं बचेंगे। ये हमने कह दिया, आपके माध्यम से कह रहे हैं। सरकार के कुछ लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे। सरकार अभी भी चेत जाए, अभी भी हमारा उनसे अनुरोध है। और जब बगावत शुरू होती है, तो बगावत में कोई चीज नहीं होती, कर्मचारी बगावत करे। अरे भाई, जब मुझे पेंशन नहीं मिलनी, मुझे पता पेंशन, तो मैं तो एकदम पूरा बिल्कुल फिर उस तरीके का करूंगा ना। तो आप हमारी पेंशन की गारंटी दे दो, हम आपकी गारंटी दे रहे, कहाँ मना कर रहे हैं हम आपसे? सरकार से कहाँ खिलाफ गारंटी दे रहे हैं आपको भाई? अरे रावत जी, आपको दे रही है, जाते टाइम एक बढ़िया वाली गारंटी दे रहे, एक माला पहनाएंगे, एक शील्ड देंगे आपको, और क्या चाहिए आपको जी? वही गारंटी, वो चाइना बल्लभ वाली मैंने कह दिया, चाइना बल्लभ, और दिवाली में आती है वो लड़ियां, चाइना लड़ियां, उसकी गारंटी है ये। वो गारंटी नहीं है जो गारंटी होती है, इंडियन वाली गारंटी दी है हमको, ये नहीं दे पाएंगे। बात हम अभी भी कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कल अनुरोध करके कह रहे हैं अभी भी, कि मान जाए, वो लागू कर दो, कर्मचारियों को मत उकसाए, क्योंकि जब कर्मचारी अगर रूठ गया तो सरकार का चलना भारी पड़ जाएगा। और ये सारे कर्मचारी नेता हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर कर्मचारी रूठ गया तो सरकार का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सीताराम पोखरियाल जी, आपका फाइनल कमेंट। काफी देर हो गई चर्चा को, आप फाइनल कमेंट आप। बिल्कुल सर, हमारा फाइनल ये है कि देश पूरा कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहा है, और निश्चित रूप से अब कर्मचारी एकजुट हो चुका है। और हम नहीं चाहते कि, न चाहते हुए भी हम किसी सरकार के खिलाफ काम करें। तो उससे पहले अच्छा होगा, उचित होगा कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों को इग्नोर न करे, और पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे की लाठी कर्मचारियों की, इसे वापस दे दे। और 1 अप्रैल को जो पूरे देश में काला दिवस मनाया जा रहा है, ये केवल और केवल सरकार को एक संदेश है कि आपने जो यूपीएस योजना लागू किया है, इसे वापस लेकर पुरानी पेंशन ओपीएस बहाली करें। एनपीएस गलत था, आपने स्वीकार किया कि एनपीएस गलत है, आपने यूपीएस लागू किया। तो हम ये कह रहे हैं कि जब आपको समझ चुके हैं कि एनपीएस गलत है, तो आप यूपीएस जैसा न थोप के सीधा ओपीएस लागू करें, जिससे देश के कर्मचारी अपनी निष्ठा से कार्य कर सके।
धन्यवाद। सरकार सुन रही है, आपकी बुढ़ापे की जो लाठी है उसको आप लोगों को जरूर मिलना चाहिए। पसमोला जी, फाइनल कमेंट आपका। जैसे कि अभी यहाँ पे रावण का प्रसंग आया, तो मैं कहना चाहूंगा त्रेता युग में जो रावण था उसकी प्रजा सुखी थी, उसके कर्मचारी सुखी थे। लेकिन जो वर्तमान कलयुग में रावण रूपी सरकार है, उसमें तो जनता भी त्राहिमाम कर रही है महंगाई से, और कर्मचारी तो है ही, जब उन कर्मचारी की पेंशन ही नहीं है तो वो तो कर ही रहा है त्राहिमाम, कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं है। जब अभी एक प्रकरण आया था यूपीएस का, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ओपीएस में 20 इयर्स के बाद पेंशन मिल जाती थी, तो उसमें 100% कर्मचारी कवर हो जाते थे, उनकी 20% सर्विस हो जाती थी। अब यूपीएस में तो 25 साल चाहिए, तब में आके पूरी आधी सैलरी की आधी पेंशन, मतलब पूरी पेंशन मिलेगी। लेकिन उसमें ये है कि आजकल बेरोजगारी इतनी है कि 40-45 साल में तो नौकरी लग रही किसी की, तो 25 साल किसी के कहाँ पूरे हो रहे हैं। उसमें भी जो टेक्निकल वाले या उच्च शिक्षा वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पीएचडी करने वाले लोग हैं, इनकी नौकरी बहुत लेट लगती है। इनके 25 साल तो पूरे कहाँ लग रही सर? 35 साल हो गए सर लोगों को बैठे हैं लोग। पसमोला साहब, मैं कह रहा हूँ कुछ 40 साल 45 साल में भी जॉब में लगे हैं, तो उनके तो 15 साल 25 साल हो ही नहीं रहे, तो उन्हें तो पूरी पेंशन तब भी नहीं मिल पाएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं कमेंट करना चाहूंगा ये ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस के रेफरेंस में, कि हुकूमत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, हुकूमत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है फिर में दान करती है। तो सरकार ने जो हमारी जो आंखें थी, ओपीएस थी, वो छीन ली, और उसके बदले हमें क्या किया, एनपीएस और यूपीएस का चश्मा थमा दिया। जब आंखें ही नहीं है तो चश्मों का क्या करेंगे हम, है ना। और चलिए, सरकार से उम्मीद, पसमोला जी, सरकार से उम्मीद करते हैं कि आपकी उन आंखों को न छीनिए जिनसे वो देखना बंद कर रहे हैं। गुसाई जी, फाइनल कमेंट आपका। वो मैं हमारी आंखें लौटा वापस ले लें भले। जी जी, गुसाई जी, आपका फाइनल कमेंट। भाई साहब, आपके इस चैनल के माध्यम से हमारा फाइनल कमेंट यही है कि हम देश के हुक्मरान से, प्रदेश के हुक्मरान से, इस प्रदेश और देश के भाग्य विधाताओं से यही मांग करते हैं कि सौदेबाजी बंद करें। सौदेबाजी, ये यूपीएस के नाम पे, एनपीएस के नाम पे आप हमको सौदेबाजी करेगी, पूरा ले लीजिए, आधा ले लीजिए, इतना ले लीजिए, ये बंद कीजिए। ये नैतिकता का पतन है कि हमारी पूरी जीवन लगा देने के बाद आप इस तरह से कर रहे हैं हमारे साथ सौदेबाजी, तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर आप हमारा अपमान कर रहे हैं तो अपमान का बदला लिया जाएगा। और इस प्रदेश के कर्मचारियों की ये कोई निजी लड़ाई नहीं है, ये सभी की सामूहिक लड़ाई है, और सामूहिक लड़ाई लड़ी जाएगी तो निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत भयानक होंगे। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि भाई हमें हमारा हक दीजिए, हमारी पुरानी पेंशन दीजिए। चलिए, इसके जो परिणाम है बहुत भयानक होंगे आगे आने वाले समय में। मुकेश हथौड़ी जी, आपका फाइनल कमेंट। जी सर, मैं अगर पुरानी पेंशन बहाली तक हम लगातार संघर्षरत रहेंगे, जब तक हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल हमारी नहीं हो जाती। और मेरा निवेदन रहेगा कि जो कर्मचारियों के साथ आप लोगों ने छलावा किया, लगातार 20 वर्ष पीड़ित कर्मचारी हैं, जिन बेचारों को रिटायरमेंट भी होगा, पेंशन के नाम पर उनको कुछ नहीं मिला, और आज भी सारे कर्मचारी को पूरी सरकारी सेवा पूरी तन मन धन से करनी चाहिए थी, और वो अपने तन मन धन से सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं कि उनका रिटायरमेंट के बाद उनका क्या होगा। सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार शीघ्र ही जो है कर्मचारी को पुरानी पेंशन को बहाल करे, मेरा यही रहेगा सर। चलिए, रतौड़ी जी, आपने कहा कि प्रताड़ना न किया जाए, प्रताड़ित तक किए जाए जो कर्मचारी है, काम ईमानदारी से कर रहे हैं। विक्रम सिंह रावत जी, आपका फाइनल कमेंट। क्या कहेंगे कि कबीरा तेरे राज में कैसी है ये रीत, एक दिन का मानव पेंशन लेकर कर्मचारी मांगे भीख। ये स्थिति सरकार ने ऐसी कर दी कि मैं इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि सरकार अभी चेत जाए। कर्मचारी बहुत भयानक स्थिति में है, और कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है। ये 1 अप्रैल को हमारा केवल काला दिवस ये है, पुतला फूकेंगे। हम चाहते सरकार का
भी फूंक सकते थे, लेकिन नहीं, हम यूपीएस का पुतला फूंक रहे हैं, एनपीएस का पुतला फूंक रहे हैं और मैसेज सरकार के है। अभी रावण के जैसे छोटे छोटे सैनिक उनको राक्षसों को जैसे राम जी ने मारा ना, हम ऐसे ही छोटे छोटे पुतला पहले फूंक रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो 2027 में पूरी सरकार को धराशायी करने के लिए कर्मचारी मजबूर होगा। नहीं तो अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से जागे और कर्मचारियों को ओपीएस लागू करें। चलिए अभी आप सिर्फ यूपीएस का पुतला फूंक रहे हैं, एनपीएस का पुतला फूंक रहे हैं, अन्य जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पुतला आप फूंक रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो आप बड़े पुतले भी फूकेंगे। आप सभी लोगों ने संदेश दिया सरकार को। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में सीताराम पोखरियाल जी, डॉक्टर दिनेश पसपोला जी, विक्रम सिंह रावत जी, मुकेश रतूड़ी जी और हरिशंकर गोसाई जी जुड़े थे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और इस जो चर्चा में उम्मीद करते हैं सरकार से कि आप लोगों की जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग है उसको सभी कर्मचारियों को दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक मैं अंतिम निवेदन